दोस्तों, क्या ऐसे स्टॉक्स जिनमें कि इन्वेस्टमेंट करते समय रीसेंट हाई से 50% की गिरावट हुई होती है, आगे चलकर मल्टी बैगर स्टोरीज लेकर आते हैं? डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में हमारी पोर्टफोलियो के दो स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ, और हम लास्ट में देखेंगे स्क्रीनर्स कि हम क्या स्टडी कर सकते हैं 50% गिरने वाले स्टॉक्स में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर वीडियो छोटी होने वाली है, टू द पॉइंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को यहां पे पूरा देखिए और यहां पर ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का कोई भी बाय या सेल कॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, ये पर्टिकुलर कंपनी जब लिस्ट हुई थी तब हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमारी जो एनालिसिस होती है उसको हमने की थी। तो जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं जनरली बिजनेस की एनालिसिस करता हूँ और साथ ही साथ मैं कंपनी के फंडामेंटल्स को देखता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखता हूँ जो कि आगे मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर एट सर्टेन पॉइंट्स मुझे ये लगा कि स्टॉक में 214 रुपये से गिरावट होके स्टॉक करीब करीब 40-42% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो क्यों ना इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये बात है करीब 2021-2022 की। अब स्टॉक में 40-50% की जब गिरावट हो जाती है, राइट, डज दैट मीन कि उस स्टॉक में अब वहाँ से गिरावट नहीं होगी? क्या इसके बाद फर्दर इसमें गिरावट हुई? आप लोग प्राइस क्या चल रहा है उसको देखकर बताइए कि इस बाइंग प्राइस से, यानी कि 123 रुपए के बाइंग प्राइस से अगर हम हमारी पोर्टफोलियो में देखें, यहाँ पर देख सकते हैं करीब करीब 123 रुपए का एवरेज बाइंग कॉस्ट है एंड करंटली यहाँ पे करीब 44% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है। अब ये ऑब्वियसली अनरियलाइज्ड रिटर्न्स है क्योंकि इसमें एग्जिट नहीं किया गया, बट अगेन ये क्यों इन्वेस्टमेंट किया गया था ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 2021-22 के इनके अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो इनका हम अर्निंग प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स बता रखे हैं और इसमें इन्होंने बता रखा है कि उनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, और बड़ी खूबी से यहाँ पे कहीं ना कहीं से प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स के आंकड़े डायरेक्ट वे में नहीं दिए गए थे। अब यहाँ पे आप देखिए तो इनके जो ओवरऑल स्टोर्स हैं, अब आपको बता दूं कि रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया जो है ये पर्टिकुलर कंपनी एक फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल ओन करता है बर्गर किंग के। अब आपके आसपास अगर होगी ये पर्टिकुलर फूड चेन तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे क्या था कि इनका स्टोर काउंट आप देखिए 2021 के बाद से ग्रो होते हुए करीब करीब 2094 तक आने का इन्होंने प्लान कर रखा था एंड 2026 के एंड तक करीब करीब 700, हालांकि अभी करंटली 600-650 के आसपास इनके टोटल स्टोर्स हो चुके हैं। तो ये प्लान मुझे लग रहा था कि हाँ भाई बहुत ही बेहतरीन प्लान है, और जब भी कोई कंपनी या कोई रेस्टोरेंट ब्रांड ऐसे प्लान्स रखता है तो ऐसा लगता है कि हाँ उनकी ऑब्वियसली सेल्स में ग्रोथ होगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होगी। बट यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को एनालाइज करना, एज अ बिजनेस को एनालाइज करना मिस कर गया। यानी कि जो बर्गर सेल्स की चीज़ें हैं, राइट, वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है। यानी कि अगर आपको कह दिया जाए कि कल आपको एक बिजनेस सेटअप करना है और बर्गर की चेन ओपन करनी है, तो अगले 4-5 महीने में आप ओपन कर लेंगे या नहीं? आई एम श्योर सक्सेसफुली ओपन कर लेंगे। हालांकि आपके पास वो ब्रांड नेम नहीं रहेगा जो ब्रांड नेम बर्गर किंग के पास है, बट स्टिल ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको कि बड़ी आसानी से रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो ये चीज मैं वहां पे मिस कर गया एंड फंडामेंटल्स में इंपॉर्टेंटली ROE ROC वगैरह यहाँ पे नेगेटिव थे जिसको कि मैं मिस कर गया था। अब जनरली कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनमें कि हम मोस्टली ROE ROC अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हालांकि ये लेटेस्ट डाटा है, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं इनफैक्ट, तब हम कुछ पैरामीटर्स को वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगली कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे डेट टू इक्विटी को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उस सर्टेन सेक्टर में डेट कंपनियों के पास ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? 2.73 के आसपास ऑलरेडी है कंपनी के पास। अगर बहुत ज़्यादा डेट है तो उनके जो भी ड्यूज रहेंगे या जो भी इंटरेस्ट आएंगे, राइट, उसी को पे करने पे कंपनी फोकस कर पाएगी। तो ग्रोथ पे कहाँ पे फोकस करेगी? यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे रही है और प्रॉफिटेबल भी नहीं है। पेट्रोस की स्कोर हालांकि 5 का है, ठीक। तो यहाँ पे बिजनेस देखने के साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स हमें जरूर से जरूर देखनी चाहिए, जो कि मैंने उस टाइम पे मिस किया था जब मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की थी। इसके साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो 2021 में करीब 1004 करोड़ का सेल्स था एंड कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। 2023 आते आते भी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, हालांकि इनके सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी घट रही या नहीं बढ़ रही या कंपनी लॉस मेकिंग है, तो ऐसे बिजनेसेस में
मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो मेरे लिए फलदायी नहीं हुआ। मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आप भी समझें, सीखें और आगे बढ़ें। हालांकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो प्रमोटर्स जो है उस समय पे करीब करीब 40-41% के आसपास थे, 22% पब्लिक थी और इंटरेस्टिंगली करीब करीब 36-37% के आसपास यहाँ पे FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। तो कुछ बातें पॉजिटिव होती हैं, कुछ बातें नेगेटिव होती हैं जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव बातों के साथ ही साथ नेगेटिव बातों को वेटेज देके हमें डिसाइड करना होता है कि वेदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो वहाँ पे कुछ सर्टेन ब्रांड नेम था जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में मेरे जैसे ही थॉट प्रोसेस रहा हो FIs एंड DIs का। अब यहाँ पे धीरे धीरे आप देखिए सितंबर 2023 में 15% प्रमोटर्स हो गए, फिर थोड़े से बढ़े यहाँ पे FIs, लेकिन यहाँ पे DIs थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए। अल्टीमेटली आप देखिए तो FIs तो निकल चुके हैं, 10-11% के आसपास रह चुके हैं, लेकिन DIs यहाँ पे 46% के आसपास हो चुकी है। अब क्या चीज़ें बदल चुकी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे 32% के आसपास हो चुकी है पब्लिक, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डाटा यहाँ पे है कि धीरे धीरे करके प्रमोटर्स निकल गए हैं। तो क्या प्रमोटर्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया को कैसे आगे करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो DIs हैं वो क्या समझ रहे हैं। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें कि DIs को इन्वेस्टमेंट करना ही होता है अगर सर्टेन थीम में या सर्टेन इंडेक्स में है। फिलहाल उस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे, बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरे से कुछ गलतियां हुई थी जिसमें कि 40% की गिरावट के बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी प्राइसेस फर्दर ही नीचे जाते चले गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए यहाँ पे एवरेज बाइंग प्राइस करीब करीब 542 रुपए के आसपास है। यहाँ पे आप देखिए तो करीब 475% के आसपास ओवरऑल रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम ध्यान दें महिंद्रा एंड महिंद्रा में, तो ये अगेन 2022 का मैं प्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और कोरिलेट कर सके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि इनके कौन कौन से बिजनेसेस हैं। तो आप देखिए ऑटोमोटिव बिजनेस हो गया, या डिफेंस सेगमेंट के लिए बिजनेस हो गया, या पावर बैकअप, टू व्हीलर सेगमेंट, ट्रक्स एंड बसेस, एग्री बिजनेस। तो जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि ऑटो सेगमेंट में अलग अलग कंपनियां होती है, राइट। और उन सेक्टर्स में भी जैसे कि टाटा मोटर्स है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, बसेस एंड कार्स के लिए। वहीं पे कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि टू व्हीलर सेगमेंट में फेमस हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, राइट। अब यहाँ पे जब मैं एनालाइज कर रहा था महिंद्रा एंड महिंद्रा को, तो मैंने देखा ना सिर्फ टू व्हीलर, ना सिर्फ कार, ना सिर्फ SUV सेगमेंट, बल्कि इवन ट्रक्स एंड डिफेंस सेक्टर के लिए व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहे थे। और इनके पास प्रोजेक्ट्स थे, इनके पास ओवरऑल ऑर्डर बुक थी पाइपलाइन में आने वाले सालों के लिए। तो जब भी हम एनालाइज करते हैं कंपनियों की इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग से पहले, तो हमें ये देखना होता है कि कंपनी के पास आने वाले 10, 15, 20 सालों का विजन क्या है, यानी कि वो कैसे अपना ओवरऑल बिजनेस को ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये 2022 में आप देखिए तो 21% से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था एंड प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 35% से इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही थी। ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे करीब 97% के आसपास से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया था। एंड इसके साथ ही साथ जो अदर इनके सेगमेंट्स थे, यहाँ पे हाईएस्ट एवर ट्रैक्टर वॉल्यूम इन्होंने देखे थे। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 व्हीलर सेगमेंट में मार्केट शेयर ऑलरेडी 73% का हो चुका था। इसके साथ ही साथ XUV 700 लॉन्च हो रही थी। तो आपको जो चीज़ें हो रही हैं उस समय पे बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, वो चीज़ें कैसे ग्रोथ दे सकती हैं, ये आपको समझना होता है और समझ के डिसाइड करना होता है। अब यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16%, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.84% के आसपास है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1.44 है। तो मैं आपको बता रहा था, राइट, डेट कुछ कंपनियों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनको स्पेंडिंग करनी होती है एंड उनको मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होती हैं, OEMs होती हैं एंड ऑटो सेक्टर से जो रिलेटेड कंपनियां होती हैं, उनमें हमें डेट ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 6 का है एंड सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का करीब करीब 10% के आसपास देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे करेंटली 22 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ 2015 में आप देखिए तो 71,000 करोड़ का सेल्स था, नेट प्रॉफिट करीब 3,300 करोड़ का था। अब बीच में 2020 में इनफैक्ट कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी। अब ये क्यों हुई थी? कोविड के समय पे ऑलमोस्ट सभी लोग घर पे बैठे थे एंड सेल्स ऑलमोस्ट 0 हो गई थी ऑटो कंपनी की। तो ऐसे में ये जस्टिफाइबल था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करने वाला यहाँ पे मॉनिटर करेगा और देखेगा कि अगले 1-2 साल में क्या चीज़ें बदल रही हैं या नहीं। ठीक है,
चलिए इसके साथ ही साथ जून 2023 में यहाँ पे 19% प्रोमोटर्स थे। प्रोमोटर्स कम थे, कुछ कंपनियों में तो जीरो हो जाते हैं, बट वो कंपनियां परफॉर्म करती रहती हैं। यहाँ पे प्रोमोटर्स कम थे, लेकिन इन्होंने अपनी रिड्यूसिंग किया, ड्रास्टिकली रिड्यूस किया अपनी होल्डिंग, नहीं राइट। इसके साथ ही साथ FIIs 40% थे, DIIs 26% थे, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मात्र 9% के आसपास थी। तो लेटेस्ट डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट डाटा के हिसाब से प्रोमोटर्स ऑलमोस्ट उतने हैं, FIIs थोड़े से कम हुए, लेकिन यहाँ पे DIIs बढ़ते हुए दिखाई दिए, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। 10% के आसपास हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही। तो अगर हम मुझे कहा जाए कि मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, मैं कैसे चीज़ों को देखता हूँ, कैसे ढूंढता हूँ इनफैक्ट, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स रिलेटेड टू सेल्स हो सकते हैं, पैरामीटर्स रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी हो सकते हैं, पैरामीटर्स रिलेटेड टू ओवरऑल कैश फ्लो, डेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइसेस में गिरावट हुई है या नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स ग्रोथ 5% का ग्रेटर देन 15 एंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 years ग्रेटर देन 12 एंड डेट टू इक्विटी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट टू इक्विटी लेस देन 1। अब यहाँ पे कुछ कंपनियां फिल्टर आउट हो जाएंगी, जैसे कि ऑटो सेक्टर की कंपनियां, तो उनके लिए हमें डेट टू इक्विटी अलग क्वेरी लगानी पड़ेगी कि डेट टू इक्विटी भाई लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे फ्री कैश फ्लो 5 सालों का ग्रेटर देन 10 एंड एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 5 सालों का ग्रेटर देन 18 एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 सालों का ग्रेटर देन 15। तो जब हम इसको रन करते हैं राइट, तो इसको रन करने के बाद यहाँ पे करीब करीब 181 कंपनी निकल के आ रहे हैं। 181 कंपनियों की भी एनालिसिस करते करते महीनों बीत जाएंगे, क्योंकि एक कंपनी के एनालिसिस ऐसा नहीं होता कि हम बैठे और हमने ChatGPT को बोला कि भैया हमको करके दे दो, हालांकि वो तो करके दे रहे हैं, लेकिन करने के बाद भी लोगों को निकल नहीं रही चीज़ें। तो ऐसा नहीं होता है, समय लगता है, और समय लगने के साथ ही साथ हमें टू द पॉइंट चीज़ों को एनालाइज करना होता है। तो यहाँ पर अब आती है हमारी कि रीसेंट हाई से या ऑल टाइम हाई से 40% या उससे ज़्यादा की गिरावट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी को चेंज करेंगे, क्वेरी में थोड़े से ऐड ऑन करेंगे, और वो ऐड ऑन होंगे रिलेटेड टू द रीसेंट गिरावट। अब यहाँ पे इसके लिए क्या किया, हाई प्राइस ऑल टाइम माइनस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय हाई प्राइस ऑल टाइम, मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, तो हमें परसेंटेज मिलता है कि कितनी % गिरावट हुई है राइट। अब यहाँ पे लेस देन 70% क्यों, लेस देन 70%? अब कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो कि जन्मजात मतलब आई हैं, 5 साल बाद यहाँ पे हैं, अगले 5 साल बाद यहाँ पे हैं, अगले 5 साल बाद यहाँ पे हैं, तो वो नीचे ही रहती है 50, 60, 70, 80, 85, 90%, और बीच बीच में कभी इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए 10-15% भाग जाएंगी, 20% भाग जाएंगी, अपर सर्किट ले लेंगे। तो ऐसी कंपनियों को यहाँ पे फिल्टर आउट करने के लिए इसको हमने लिया, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमने देखा है कि ग्रेटर देन 40% होना चाहिए। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 72 कंपनियां आ रही है राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें सवाल पूछना चाहिए कि और क्या कर सकते हैं। 70 को हम 5 कैसे कर सकते हैं, 70 को हम 3 कैसे कर सकते हैं, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये सब बातें हमें अपने आप से पूछना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है साइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 करोड़। अब जैसे मैंने बताया राइट, कंपनी जो है 10 रुपए की थी, 5 की हो गई, 2 की हो गई, 50 पैसे की हो गई, वो अगले 6, 7, 10, 15 सालों तक वहीं पे रहेगी। 20 पैसे कभी 2 रुपए की हो जाएगी, कभी फिर 50 पैसे, फिर कभी 80 पैसे। तो यहाँ पे उनको फिल्टर आउट करने के लिए क्या है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहाँ पे इस तरह के खिलवाड़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको रन करने के बाद यहाँ पे करीब करीब 51 कंपनियों के आसपास निकल के आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपनियों की डीप एनालिसिस करनी चाहिए, डीप डाइव करना चाहिए। जितना ज़्यादा गोता हम लगाएंगे राइट, उतना ज़्यादा हीरे के मिलने की संभावना होगी। तो आई होप यहाँ पे आपको बातें क्लियरली समझ में आ रही हैं। तो लाइक वीडियो को जरूर से जरूर करिए, और हाँ, इसी तरह के आप कंटेंट्स चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप करिए। और S4R पर अभी तक नहीं है आप, तो जरूर से जरूर आइए, वहाँ पे स्वागत है, आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक अनदर वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।